हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ करंट अफेयर्स को लेकर है, जो पिछले कुछ दिनों में ज्योग्राफी के थे, न्यूज़पेपर में कवर किए गए हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो थ्री डेजर्ट है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई इंडिया में कौन सा डेजर्ट है, तो सबसे पहले आंसर निकलता है थार डेजर्ट। ठीक है, और ज़्यादातर जानते भी यही हैं कि एक ही डेजर्ट है, थार डेजर्ट है। बट रिसेंट स्टडी ये कहती है कि तमिलनाडु में एक थी नाम का डेजर्ट भी है। ओके, और कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। और थमीराबरनी जो रिवर है उसके साउथ में है। ओके, बेसिकली ये बना कैसे है? अगर मैं मैप से आपको बताऊं तो ये जो डेजर्ट है ये यहाँ पर है, इसके साउथ में। और यहाँ से देखो तो यहाँ से थमीराबरनी रिवर ये निकल रही है। ठीक है, और बेसिकली ये बना किससे है? ये है साउथ वेस्ट मानसून विंड से। आपने इंडिया का क्लाइमेट पैटर्न पढ़ा होगा, यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड जाती है जो, ओके, वो वेस्टर्न घाट कि वहां पर बारिश करती हैं, उससे अपोजिट में बारिश नहीं करती, जिसे लीवार्ड साइड बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये डेजर्ट बना है। ओके, कलर की अगर हम बात करें तो रेडिश कलर, रेड डून्स जिसे हम बोलते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि डेजर्ट बनता कैसे है, तो सभी को पता है पानी की कमी की वजह से डेजर्ट बनता है, जहाँ पर वेरी लो वाटर है या न्यूट्रिएंट की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लो है। ओके, और अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ तो डेजर्ट होता तो है मिनरल रिच, मिनरल्स वगैरह जैसे मिलते हैं इसमें। आप कहीं पर भी देख लो, साउथ अफ्रीका के डेजर्ट्स वगैरह हम देख लो, मिनरल्स हैं। ओके, मंगोलिया साइड देख लो, वहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। तो जो डेजर्ट है, मिनरल्स वगैरह अगर की बात करें तो उसमें मैग्नेटाइट, जिरकॉन, हेमेटाइट, केनाइट, ये यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पे एक एविडेंस और मिला है कि इस डेजर्ट में, थ्री डेजर्ट में लाइमस्टोन के भी कुछ एविडेंस हमें मिले हैं। ओके, तो पहला टॉपिक यहाँ पर खत्म होता। और इसमें जो आपको याद करना, थमीराबरनी रिवर किस स्टेट में बहती है, तो वो तमिलनाडु हो गया। और अगर मैं थ्री डेजर्ट की लोकेशन अगर आपसे पूछ ले पीटी में कि भाई थ्री डेजर्ट थमीराबरनी रिवर के नॉर्थ में है, तो ये गलत है, ये साउथ में है। ओके, बना किससे है? साउथ वेस्ट मानसून विंड से है, क्योंकि वो लीवार्ड साइड एरिया है। ओके, और लाइमस्टोन भी मिला है यहाँ पर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है फूजीवाड़ा इफेक्ट। ये है क्या? मेनली ये जो फूजीवाड़ा इफेक्ट है ये रिलेटेड है किससे? साइक्लोन से। ओके, अब हमने एक एक साइक्लोन के बारे में पढ़ा, कभी कोई साइक्लोन आ गया, कभी बे ऑफ बंगाल में आ गया, कभी अरब सागर में चला गया घूमते हुए, यहाँ पर नुकसान हो गया साइक्लोन की वजह से। तो एक एक साइक्लोन तो आता है, बट हो सकता है कई बार दो साइक्लोन आ जाए एक साथ। तो ये देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फॉर्म्ड अराउंड द सेम टाइम, उसी टाइम पर दो साइक्लोन आ जाए, और वो आपस में अगर मिल भी सकते हैं, अगर मिल जाएं तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है कोई एक बन के, या फिर दोनों ही कोलैप्स हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं वो दोनों ही। ओके, अब अगर मैं ये कहूँ कि इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, फूजीवाड़ा इफेक्ट, लाइक अगर दो साइक्लोन इस तरह से आ रहे हैं, तो उन दोनों के मिलने से या फिर उन दोनों के अलग होने से क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। एक तो ये है कि दोनों की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। अगर हो सकता है कि दोनों ही अगर नॉर्थ से आ रहे हो, अगर ईस्ट से आ रहे हो, सॉरी, ईस्ट से आ रहे हो, तो हो सकता है एक ईस्ट की साइड रहे और एक नॉर्थ, एक
वेस्ट की साइड चला जाए, या फिर एक साउथ की साइड आ जाए, या फिर नॉर्थ की साइड चले जाए, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ओके। दूसरा है कि वन पार्ट ऑफ स्मॉल स्टॉर्म्स आर डिजॉल्व इन एटमॉस्फेयर, कि जो छोटा स्टॉर्म जो होगा, छोटा साइक्लोन जो होगा, हो सकता है उसका एक पार्ट जो है वो डिजॉल्व हो जाए एटमॉस्फेयर में। अब वो डिजॉल्व हो जाए एज कंपेयर टू सेकंड, तो वो तो बिल्कुल ही छोटा रह गया, एनर्जी उसकी कम हो गई, तो ये अपने आप में ही डिजॉल्व कर लेगा इसे, बड़ा वाला। ठीक है, तो ये बचेगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा जो छोटा वाला है, स्मॉल। अगर तीसरे की बात करें, तो हो सकता है कि जो साइक्लोन के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो अपने, जो हमें लो प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर चाहिए, वो उस लेवल पे डेवलप ना हो पाए कि वो भाई साइक्लोन, क्योंकि साइक्लोन वगैरह जो है इस तरह से शेप में होता है, तो हो सकता है वो घूमे ना, उसकी रोटेशन स्पीड ना हो पाए, उतना लो प्रेशर डेवलप ना हो पाए उस जगह पर, तो वो कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, या फिर इसमें डिजॉल्व हो सकता है, बड़े वाले में। और एक और इफेक्ट की बात करें, तो हो सकता है कि स्मॉल स्टॉर्म जो है, छोटा वाला, वो डिजॉल्व होके बड़ा बन जाए, दोनों इकट्ठे हो जाएं आप एक दूसरे में, तो एक बड़ा साइक्लोन बना ले। या फिर हो सकता है कि टू फॉर्म विद इक्वल पावर, हो सकता है कि दोनों के पास पावर बढ़ जाए, ये भी स्ट्रांग हो जाए और ये भी स्ट्रांग हो जाए, ये भी कंडीशंस बन सकती है। तो बेसिकली जो ये दो साइक्लोन के आने पर जो अलग अलग कंडीशंस बन रही है ना, कभी घट रहा है, कभी एक ही रह जा रहा है, कभी दोनों की डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी इक्वल पावर के दो बन रहे हैं, तो उस इफेक्ट को बोल रहे हैं फूजीवाड़ा इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक खत्म। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक काफी फेमस और चर्चा में रहा, जोशीमठ। जोशीमठ मेनली चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, बद्रीनाथ वाला एरिया है, और रिलीजियस एरिया है, पूजा पाठ वगैरह, मंदिर वगैरह हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में रिपोर्ट ये आई है कि भाई ये सिंक हो गया है, मतलब यहाँ पर जो घर बने हुए हैं या सड़क वगैरह जो बनी हुई है, तो वो फट गई हैं बीच में से, स्लिप कर गई हैं, स्लोपी एरिया है। ठीक है, तो क्या रीजन इसके पीछे रहा है, और अगर हम प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी की बात करें, स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस क्या क्या दी गई हैं उस पर बात करेंगे, और ये जो हुआ है, ये जो सिंकिंग हुई है, ये किस वजह से, इसके पीछे क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, तो उन पर बात करेंगे। ओके, तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं, जोशीमठ के बारे में, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है कि आदि शंकराचार्य के बारे में हम जानते हैं, उनका होम है ये। ठीक है, बेसिकली है कहाँ पे, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे धौलीगंगा और अलकनंदा, इन दोनों का क्या है, ये दोनों मिक्स होती है, मतलब अलकनंदा जो रिवर निकल रही है, उसमें धौलीगंगा मिक्स होती है, और प्रयाग बनता है एक, विष्णु प्रयाग। ओके, अब यहाँ पर स्टडी करने के लिए एक बार महेश चंद्र मिश्रा कमीशन में बना था 1976 में। ओके, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि भाई जोशीमठ जो है वो जियोलॉजिकली अनस्टेबल है और सिंक हो रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो हेवी कंस्ट्रक्शंस वगैरह है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाना या फिर माइनिंग वगैरह करना वहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ को बैन कर देना चाहिए। जैसे ओवर ग्रेजिंग, लाइक स्लोपी एरिया है पहाड़ का, इस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर ऐसा है कि पशु वगैरह चराने के लिए चले जाते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो घास वगैरह होती है उसकी पकड़ जो है मिट्टी पर ढीली हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बारिश होने पर वो मिट्टी चिकनी हो जाती है। अब सपोज करो, इस मिट्टी की वजह से ही अगर यहाँ पर कोई पत्थर वगैरह है जो वो रोका हुआ है, अब फिसलन होने की वजह से वो नीचे आएगा, तो उस वजह से अर्थक्वेक वगैरह या ढलान या फिसलन, जो सेडिमेंट्स वगैरह वो नीचे आएंगे, वो कंडीशन बनेगी। ओके, तो उन सब पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात कही। ओके, क्योंकि उसकी वजह से लैंडस्लाइड या भूकंप वगैरह भी हो सकता था। और अगर मैं ये बात करूं कि ये यहाँ पर जोशीमठ वगैरह एरिया है जो सिंकिंग हो रहा, ये मेनली जो प्रेजेंट है ना, वो
थ्रस्ट, कुछ थ्रस्ट वगैरह होती हैं, लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारी इंडियन प्लेट जो है ये मूव करते हुए, जब ये मूव कर रही थी और जो यूरेशियन प्लेट है इससे जब टकराई, तो इसके बीच में तेथीस सी है ना, उसके सेडिमेंट से ये हिमालय बना। ओके, तो उसके सेडिमेंट से बना, तो एक बार में पूरा हिमालय नहीं बना। जब तेथीस सी जो ओशन प्लेट है वो जब यूरेशियन जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उससे टकराई, उसकी वजह से जो ट्रांस हिमालय बना। ठीक है, फर्स्ट बार में जो बना वो बना ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, उसके बाद जो है ये ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय या शिवालिक हिमालय ये बने हैं। ओके, तो इनके बीच में, इन चारों के बीच में कुछ थ्रस्ट वगैरह है, कुछ घाटियां वगैरह हैं। ओके, तो ये जो जोशीमठ प्रेजेंट है वो इन्हीं थ्रस्ट के बीच में प्रेजेंट है। और वो थ्रस्ट कहाँ पर है? वो थ्रस्ट है ग्रेट हिमालय के पास। ओके, ये ग्रेट हिमालय के पास है। और उस थ्रस्ट को क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट या फिर वैकृति थ्रस्ट। ओके, तो वैकृति थ्रस्ट बोल रहे हैं। और ये फॉल्ट लाइन पर है, जो फॉल्ट बने हुए हैं। और यहाँ पर अगर अर्थक्वेक का एरिया देखें तो वो जोन 5 वाला एरिया है, मतलब हाई अमाउंट में भूकंप आता, फिर स्ट्रॉन्ग भूकंप आता। ओके, इससे पहले भी यहाँ पर एक बार बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसी कंडीशंस भी आ चुकी हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर इससे पहले भी एनटीपीसी ने अपना एक तपोवन विष्णु हाइड्रल प्रोजेक्ट लगाया था। ठीक है, उसको भी रुकवा दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई तपोवन विष्णु हाइडल प्रोजेक्ट किस स्टेट में है? तो उत्तराखंड में है। ओके, अब ये तो होगी इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बातें। ठीक है, ग्रेट हिमालय में है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ओके, और वैकृत थ्रस्ट भी जो बोलते हैं, जोन 5 का एरिया है। तपोवन विष्णु हाइडल प्रोजेक्ट को भी बैन कर दिया था पहले। इसके लिए जो कमीशन बना वो महेश चंद्र मिश्रा कमीशन 1976। बात करते हैं फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है, जो यहाँ की जो जियोलॉजी है वो कमजोर कैसे है भाई। तो वो है वेदरिंग, जो एरोजन वगैरह जो होता रहता है यहाँ पर। ठीक है, ग्लेशियर्स की वजह से या फिर नदियां भी निकल रही हैं उनकी वजह से जो टूटना घटना, अपर डिपोजिशन, ये सब जो होता रहता है वो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। एक होता है कल्टीवेशन ऑफ स्लोप्स, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसे अगर ये मैं इसे पर्वत मान लूँ, तो यहाँ के जो इधर वाले एरिया हैं तो यहाँ पर अपनी गाय भैंस वगैरह चराने जाते हैं। तो यहाँ पर जो घास वगैरह है, पेड़ पौधे, उन्होंने जो मिट्टी को कैप्चर करके रखा हुआ है ना, अपनी जड़ में बांध के रखा हुआ है, अब जब उन्हें खा जाएंगे, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, तो वो बची थोड़ी ना रहेगी। तो मलबा बन के नीचे ही आएगा। ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ स्लोप, अंडर कटिंग बाई रिवर्स, मेल्टिंग ऑफ स्नो, रॉक्स वगैरह हो गई, या फिर ओवर ग्रेजिंग जो मैं आपको बता चुका। अब देखो, अब मेन चीज ये है कि हिमालय में ही है, हिमालय में है ये, उसी का पार्ट है। तो हिमालय मैंने बताया आपको किससे बना, वो बना सेडिमेंट से। ठीक है, तेथीस सेडिमेंट। अब जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं भाई, अब सेडिमेंट्स वगैरह ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। भाई ये इग्निशियस रॉक थोड़ी है जो सीधा लावा से बन गई स्ट्रॉन्ग होगी। ये तो भाई अपशिष्ट पदार्थ हैं, सेडिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इतने ये पावरफुल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है इतने। ठीक है, जहाँ पर टाउनशिप वगैरह हम लगा सकें या कोई शहर बसा सकें या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लगा सकें। अब चलो, एक तो ये सेडिमेंट से बना है, दूसरा ये भी तो है कि ये एक थ्रस्ट पर या फॉल्ट लाइन पर भी तो है, उसकी वजह से भी तो कंडीशंस खराब हो रही हैं यहाँ की। ओके, अब बात करते हैं हम प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी की, मतलब क्या कर सकते हैं इसे रोकने के लिए हम। इसमें या तो एवलांचेज प्रिवेंशन फॉरेस्ट लगा दो। ठीक है, या फिर फॉरेस्ट लगाओ वहां पर। ओके, या फिर कंट्रोल फैंस, बीच बीच में इस तरह का फैंस वगैरह एरिया जो लगाते हैं,
ताकि जो बर्फ वगैरह या उस तरह का जो स्लोपी एरिया फिसलन वगैरह स्थिति ना बने। या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाओ। इससे पहले भी एक बार कंडीशंस केरला साइड खराब हो चुकी है, वहां पर उसे रोकने के लिए अगर हम प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए थे और काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी वहां पे आया। तो हम एग्जाम्पल्स में ये भी लिख सकते हैं, केरला और सिक्किम में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए गए, उसकी बेस पर हम यहाँ पर भी ये एस्टेब्लिश करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा कंसेप्ट था। हमने इसके बैकग्राउंड के बारे में देखा, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, थ्रस्ट देख ली, फैक्टर्स कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल है। आगे हम प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी किस पर बात कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये इस तरह से दरार, यहाँ देखो घर वगैरह में ऐसे दरार आ गई, ये भाई साहब खड़े हुए हैं, रात को सो रहे थे, सुबह पता चला पलंग पलट गई। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ये थ्रस्ट देख लो, ये जो पहली वाली है ये मेन फ्रंटल थ्रस्ट है, ये बाउंड्री, और ये रहा ग्रेट हिमालय की थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, और ये तिब्बत प्लेट हुई, यूरेशियन प्लेट वाली हुई, यहाँ से ये इस तरह से जा रही थी जब। ओके, और ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट काफी हेल्प करेगा। ठीक है, डिजास्टर्स वाले में भी, लैंडस्लाइड्स वगैरह उस क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बात करते हैं प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन टेक्नोलॉजी की। अभी अभी क्या हुआ है कि वाटर जो हमारा पॉल्यूटेड होता है, गंदा हो जाता है, तो उसे पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए, या फिर पॉल्यूटेड हो गया है तो उस पॉल्यूशन को उसमें से निकालने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की है। किसने? IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, पुणे बेस्ड है। ठीक है, क्या बनाया उन्होंने? मॉलिक्यूलर स्पॉन्ज लाइक मटेरियल बनाया। ठीक है, मैक्रो या मैक्रोपोरस आयोनिक ऑर्गेन फ्रेमवर्क है। अगर इस टेक्नोलॉजी का नाम दूं, उस नाम की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? वोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ठीक है, अब अगर इससे पहले अगर मैं ये बात करूं कि भाई वाटर पॉल्यूशन होता ही क्यों है, तो प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जो मतलब हम चाहते नहीं कि वाटर में ऐड हो, लाइक वो केमिकल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, जो डिग्रेड कर देते हैं वाटर की क्वालिटी को, कम कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि सीधा डायरेक्ट ही वाटर में ये ऐड हो रहे हैं, ये पॉइंट सोर्सेज से या फिर नॉन पॉइंट सोर्सेज से भी आ सकते हैं। मतलब एक कंडीशन तो ये हो गई कि भाई ये रिवर जा रही है और इसी में नाला खोल दिया भाई सिटी का, तो सारा मटेरियल इसी में डायरेक्ट जा रहा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट सोर्सेज, डायरेक्ट पॉइंट से। एक होता नॉन पॉइंट सोर्सेज, मान चलो बारिश हो गई, ये खेत वगैरह हैं दूर दूर, तो यहाँ से एक नाली बन के निकलती चली गई, तो यहाँ के फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, वो जाके बाद में रिवर में ऐड हो गए, तो होता है नॉन पॉइंट सोर्सेज, डायरेक्ट ऐड नहीं हो रहे, बाद में ऐड हो रहे। ओके, अब इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, स्पॉन्ज लाइक मटेरियल है ये। ठीक है, स्पॉन्ज के जैसा, ये देखिए डायग्राम देखिए आप, होगा क्या, जैसे ही इस चीज को या स्पॉन्ज को पानी के बीच में रखेंगे तो क्या होगा कि पानी तो निकल जाएगा इसमें से, बाकी जो उसके अंदर जो पॉल्यूटेड मटेरियल है या कुछ भी कोई भी सब्सटेंस है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस, वो इसमें फंस जाएगा अंदर। ठीक है, उसके बाद इसे निकाल के साफ कर सकते हैं, और इसका जो यूज है वो हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं इसे हम। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज कर ली और उसके बाद दूसरी लेके आनी पड़ेगी, नहीं, मल्टीपल टाइम्स यूज कर कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, और इसकी अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं, इस टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी है इसकी 93%। ये, और वो भी जस्ट 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में 93% रिमूव कर सकती है ये टॉक्सिक पोल्यूटेंट को। ठीक है, तो फास्ट फ्यूजन ऑफ पोल्यूटेंट है। और अगर मैं वोलोजन की बात करूं, जो इसमें यूज किया गया वो रेडॉक्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जिसका यूज हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, लाइक अभी हमारा जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन को अगर हम H2O, जो ये वाटर है,
तो हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ओके, जिसमें बाई प्रोडक्ट वाटर बचता है बस। ओके, तो उस चीज में भी जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उसमें हम यूज कर सकते हैं इस वोलोजेंस का। फोटोक्रोमिजन में, फोटोक्रोज में मतलब जो कलर इफेक्ट होते हैं ना, लाइक चश्मा पहन लिया आपने, सनलाइट आ रही है आपकी ज्यादा, वो आपको सहन नहीं कर पा रहे, तो जो छाया वाले चश्मे होते हैं जो कलर्स को चेंज करते हैं, तो उसमें यूज कर सकते हैं हम इन्हें। ओके, हर्बिसाइड्स में यूज कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर करने में भी इनका यूज कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोक्रोमिज्म लाइक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में भी इनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखनी है भाई, ये कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाटर को पॉल्यूटेड होने से रोकने के लिए भी इसका यूज है, इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फंक्शंस हैं जहाँ जहाँ पर हम इन्हें यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, फोटोक्रोमिज्म हो गया, हर्बिसाइड, एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रोक्रोमिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक और कंप्लीट हो गया टॉपिक। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, इसमें मेन चीज बात कर रहे हैं कि मैंने बताया कि आजकल आप न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें देखते हो, कहीं भी न्यूज में या फिर कहीं पर भी देखते हो कि भाई एयर पोल्यूशन जो है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी रिसेंट स्टडी ये कहती है कि भाई एयर पोल्यूशन जितना ज्यादा बढ़ रहा है ना, उतना ही एनीमिया इंक्रीज हो रहा है भाई। अब एनीमिया इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है भाई, एनीमिया इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड को डिक्रीज कर रहा है। और जब बॉडी में ब्लड ही नहीं रहेगा तो फिर बचा ही क्या, खत्म है इंसान। ठीक है, अब एक स्टडी है आईआईटी दिल्ली की, वो कहते हैं कि पीएम 2.5 जो है बहुत छोटा है, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, लाइक हमारा जो बाल है उसके भी कई गुना छोटा वो मटेरियल होता है पीएम 2.5। ये पीएम 2.5 है जो एक्सपोज जो हो रहा है, इसकी वजह से जो एनीमिया बढ़ रहा है चिल्ड्रंस के अंदर अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स इन इंडिया, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसमें एनीमिया बच्चों के अंदर। दूसरा स्टडी ये भी है कि अगर मान के चलो, अगर हम एयर पोल्यूशन को अगर कंट्रोल कर लें, तो ये जो 53% वुमेन्स के अंदर ये है एनीमिया, एयर पोल्यूशन की वजह से जो इंक्रीज हुआ हुआ है, ठीक है, उसे हम रिड्यूस करके 39.5% तक ला सकते हैं भाई, अगर हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर ले। ठीक है, अब ड्यू टू अनीमिया, अनीमिया में जैसे होता क्या है, रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रॉब्लम सीन इन चिल्ड्रन एंड वुमेन्स के अंदर। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर देखा भी जाए ना, तो लाइक अमीर और गरीब लोगों के बीच में अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा गरीब लोगों में देखने को मिलती है। क्यों, अमीर लोग हैं भाई, पैसा दे सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं, तो वो तो भाई करा सकते हैं सारा चीज, बट जो एक गरीब बंदा है वो कहाँ से लेकर जाए। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो एनीमिया की जो देखी गई है ना, वो चिल्ड्रंस ऑफ लोअर वेल्थ इंडेक्स लेवल में, उसमें सबसे ज्यादा देखी गई है भाई। और एक सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसका फॉर 2015 एंड 16 में, उसमें बताया था कि भाई 53.1% वुमेन जो है इंडिया की 15 से 49 ईयर्स की एज के बीच, और 58.5% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 की एज, वो एनीमिया से ग्रस्त है भाई। उन लोगों को एनीमिया हो चुका है। ठीक है, ये जो डाटा जो मैं बता रहा हूँ, ये आप एज इट इज अपने आंसर में सेट कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अपने आंसर को इनहेंस करने के लिए, पॉल्यूशन वगैरह आ जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एनीमिया, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कफ हो गई, सिर दर्द हो गया, हेडेक हो गया, ये सब चीजें तो नॉर्मल हर कोई स्टूडेंट लिखेगा लिखेगा, बट आपको एक स्टेप हेड चलना कि एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और उसकी वजह से खून, ब्लड की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब जब ब्लड ही नहीं है तो फिर इंसान क्या ही जी पाएगा। अब एक रिपोर्ट है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की, वो क्या बोलता है, वो कहते हैं कि अबाउट 23% ऑफ इंडियन मैन, मतलब जो आदमी है वो भी एनीमिया से ग्रस्त है भाई, प्रॉब्लम्स का सफर कर रहे हैं। ठीक है,
और अगर मैं ये बात करूँ कि भाई गवर्नमेंट ने इतना कुछ हो रहा है भाई, तो गवर्नमेंट ने कुछ तो प्रोग्राम चलाए होंगे। तो हाँ, चलाए हैं। एक प्रोग्राम एनीमिया मुक्त भारत 2018 में। एक चलाया है कि वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, लाइक स्कूल में आप अगर जाते हो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं उन्हें आयरन की या फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं खाने के लिए, ताकि उनमें आयरन और फॉलिक एसिड की कमी ना हो। ठीक है। एक प्रोग्राम है नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये 3 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ओके। और भी प्रोग्राम्स हैं, वो आप खुद भी देख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता एयर पोल्यूशन का, जो हमें एनीमिया बढ़ रहा है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में है एटमॉस्फेरिक रिवर या पाइनएप्पल रिवर। अच्छा, ये है क्या मेन चीज? ये है एटमॉस्फेरिक रिवर। भाई रिवर तो हमने धरती पर देखी है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। ये एटमॉस्फेयर आसमान में कौन सी रिवर है भाई? और वो भी पाइनएप्पल रिवर। तो खाने की चीज तो नहीं है कोई। तो बात करते हैं, ये बेसिकली कहाँ है? ये कैलिफोर्निया में देखी गई भाई। हाई रेनफॉल की कंडीशंस वहां पर हैं। फिलहाल देखो, अगर मैं बात करूं कैलिफोर्निया एरिया की, तो वो ड्रॉट ड्रॉट वाला एरिया है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करूँ, ये ड्रॉट वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज क्या है कि ये जो कोल्ड करंट है ना, कोल्ड करंट चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कोल्ड करंट है, जिसकी वजह से डेजर्ट वगैरह बनते हैं, और यहाँ पर बारिश की कंडीशन नहीं होती। ठीक है। बट अब अचानक से इतनी तेज बारिश, तो कुछ तो बात होगी। यहाँ पे मेन चीज क्या है कि ये जो दिख रही है ना एटमॉस्फेरिक रिवर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से है, ये काफी लंबी 1600 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है। अब ये पल्सेज ऑफ क्लाउड है, मतलब सीरीज है क्लाउड की। लाइक एक जगह है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड में अलोहार एक प्लेस है, जो फेमस है पाइनएप्पल के लिए। पाइनएप्पल की खेती वगैरह एग्रीकल्चर करते हैं वहाँ पे। ठीक है। इस वजह से पाइनएप्पल एक्सप्रेस बोला गया। अब वहां से क्या है कि वहां से ये बादल बने और ये चलना स्टार्ट हुए भाई। अब ये इतना लंबा है कि इसे एक रिवर का नाम दे दिया। आप खुद सोचो ना, 1600 किलोमीटर लंबी है भाई। है, बहुत सी नदियां इंडिया में ऐसी हैं जो 1600 किलोमीटर लंबी भी नहीं है। तो एक तरह से काफी लंबी है, इसलिए इसे एटमॉस्फेरिक रिवर भी बोला है। ओके। यहाँ पर देखिए, लॉन्ग नैरो बैंड ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सपेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक्स ऑफ हायर लेटीट्यूड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर ये चल रही है, या फिर ये कैलिफोर्निया वाले रीजन में चल रही है। हाई रीजन पर भी चल सकती है, नीचे भी चल सकती है, ट्रॉपिकल रीजन में भी चल सकती है। ठीक है। और अगर मैं इस चीज की बात करूं भाई कि अगर हम 0 डिग्री वाले एरिया पर देखें, तो वहां पर भी तो है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग चीज है। आपने इंडियन क्लाइमेट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैडन जूलन ऑसिलेशन का। ठीक है। इसमें भी तो पल्सेस ऑफ क्लाउड्स होते हैं। पर ये किस में? ये हमारा इंडियन ओशियन में होता है भाई। ये भी तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके। और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मूव करते हैं। तो ऐसा ही सेम चीज ये है, जो बारिश होती है। अगर हमारा ये मेडुलर ओशियन में है, अगर ये इंडियन ओशियन में है और हमारे इंडिया के करीब है, तो हमारे लिए फायदा है, मानसून में फायदा करेगा ये। और अगर ये इससे आगे पहुंच गया, तो अल जैसी कंडीशंस वगैरह जो है उन्हें इनहेंस कर देगा, लानिना को रोक देगा भाई। क्योंकि वो तो विंड इधर आएगी और ये इधर पहुंचाएगा, तो उसे बैरियर का काम करेगा ये। ओके। तो इस वजह से इसे सिमिलर टू मैडन ऑसिलेशन भी बोल रहे हैं। ओके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही जगह पर पाएगा। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसमें हो सकता है कि वो सिर्फ ये कह सकते ओनली इन दिस रीजन। तो नहीं, ओनली इस दिस रीजन में नहीं है। ये पुर्तगाल साइड भी देखा जाता है, क्योंकि अटलांटिक ओशियन है वहां पर। वहां से भी तो वो मॉइस्चर मॉइस्चर लेगी। विंड अगर कोई चलेगी तो वो भी तो मॉइस्चर लेगी। वेस्ट यूरोप एरिया है। ठीक है।
अब ये जो चीज है, अब ये जा रही है, ऐसा नहीं है ये नीचे चल रही है पृथ्वी पर, ये ऊपर चल रही है आसमान में। ओके। अब ये अगर जा रही है इधर, तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी भाई, ये इधर मूव कर रही है। तो इसका रीजन क्या है कि इस एरिया में, अब आपको मैं बताऊं भी तो, यहाँ पर जेट स्ट्रीम चल रही है। ठीक है। फिर वेस्टर्न विंड वाला एरिया आ गया, ये 30 डिग्री से अपर है। ओके। नीचे नहीं है, ऊपर है 30 डिग्री से। ओके। तो एक तो जेट स्ट्रीम, एक विंड पैटर्न, और एक टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है। उसकी वजह से ये इधर मूव कर रही है। और यहाँ पर अगर मैं बारिश की बात करूं, अगर इसका बैरियर देखें तो यहाँ पर एक माउंटेन है, सेंटा क्रूज। सेंटा क्रूज माउंटेन है। ठीक है। जो इसके परपेंडिकुलर है। और ये जब इससे टकराएगी तो बारिश होगी भाई। और बारिश ऐसा नहीं है कि फ्रंटल रेनफॉल होगी या फिर नॉर्मल बारिश होगी, नहीं। बारिश होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है। आपने रेन के पैटर्न पढ़े होंगे। ठीक है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी, इस पहाड़ से टकराएगी, टकरा के क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन होगा। ओके। क्योंकि जितनी ऊंचाई पर ये चल रही है, वहां पर इसका कंडेंसेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। संघनन हो चुका है ऑलरेडी। टकराई और बारिश हो गई। ओके। अगर, अब इसका कुछ अदर नेम्स भी हैं जो बताए हैं। अब इसमें ये है, इसे ट्रॉपिकल प्लूम्स या फिर ट्रॉपिकल कनेक्शन, मॉइस्चर प्लूम, वाटर वेपर, या फिर क्लाउड बैंड भी बोल रहे हैं। ओके। ये अदर नेम्स है इसके, जरूर नहीं है कि ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिवर या पाइनएप्पल रिवर के नाम से ही आपसे पूछा जाए। इस नाम से भी आपको पूछ सकते हैं। अब ये देखो, ये हवाई आइलैंड जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उठी, इस तरफ मूव करी। ओके। और यहाँ ये सेंटा क्रूज माउंटेन है, यहाँ से टकराई, यहाँ पर बारिश होगी। ओके। अब सबसे सरप्राइज वाली बात ये है कि ये जो कैलिफोर्निया वाला रीजन है ना, ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक कंडीशन देखी गई थी। यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर जैसी कंडीशन ड्रॉट की वजह से, अब देखो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर फॉरेस्ट फायर था, और अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बारिश हो गई है। तो इसमें मेन चीज पता है क्या होती है यहाँ पर, अगर माने चलो इस, ये है, ये एक एरिया है, यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो गया, तो यहाँ से राख वगैरह जो है वो इकट्ठी हो जाएगी नीचे। ठीक है। सेडिमेंट्स वगैरह जो होंगे। अब एक टाइम तो ऐसा होगा कि यहाँ पर ड्रॉट आ रहा है, फॉरेस्ट फायर जैसी कंडीशंस हो रही है, और एक टाइम ऐसा आ जाए कि भाई यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होने लग जाए। तो अब ये जो काले, जो ये राख वगैरह इकट्ठी हुई है, अब ये क्या करेगी, ये यहाँ से बह के इस पानी की वजह से नीचे आएगी। तो इस वजह से क्या होगा, अब ये राख वगैरह जो है ना, ये मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें कम करेगी भाई। ठीक है। ओके। आप डायग्राम देखिए, ये देखिए, डायग्राम की बात करें तो ये देखिए, ये चल रही, और यहाँ देखो ये माउंटेन वगैरह है जहाँ पर ये क्लाउड्स हैं, और ये देखो बारिश, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओके। ये रही एटमॉस्फेरिक रिवर। ओके। ये देखो कितनी लंबी रिवर है, आप खुद ही देख सकते हैं, ये यहाँ से चलती आ रही है। ये देखो। ओके। एटमॉस्फेरिक रिवर या पाइनएप्पल रिवर। ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक में है, थावेट्स ग्लेशियर इन अंटार्कटिका इज मेल्ट। अब एक ग्लेशियर है अंटार्कटिका में, थावेट्स ग्लेशियर। अब थावेट्स ग्लेशियर है, इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी बोलते हैं। ओके। अब ये मेल्ट कर रहा है। अब देखो, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी कि भाई कोई भी ग्लेशियर वगैरह मेल्ट हो रहा तो वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो गया, या फिर सूट पार्टिकल्स जो राख वगैरह है, वो काले राख वगैरह पार्टिकल्स है, वो अगर इस पर बैठ जाएं या फिर इस पर
आ जाएं, उसकी वजह से भी ये जो हमारी आइस है वो मेल्ट होती है। ठीक है। आज आपको एक रीजन और पता चलेगा, न्यू स्टडी जिसकी वजह से ये ग्लेशियर जो है मेल्ट होते हैं। जरूर नहीं है कि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से ही मेल्ट हो, और भी कुछ चीजें हैं। जैसे देखो, अगर ये मेल्ट हो गया, इतना बड़ा ग्लेशियर है भाई ये, कि अगर ये मेल्ट हो गया थाबिट्स ग्लेशियर, उस वजह से हो गया क्या कि जो सी लेवल है ना पूरा, वो मोर देन हाफ ए मीटर, मतलब आधे मीटर तक वो सी लेवल बढ़ जाएगा। और प्रॉब्लम क्या होगी, बहुत सारे जो देश हैं वो ऐसी जगह पर बसे हुए हैं कि आइलैंड वगैरह एरिया में, या फिर उनके खुद के आइलैंड्स हैं, आइलैंड सिटी हैं, वो सारे के सारे डूब जाएंगे। कंडीशंस ये खराब होगी। ओके। अब यहाँ पर एक चीज है, गियर। ये है क्या, कॉम्बिनेशन है हॉट एंड कोल्ड करंट का। आपने देखा होगा पृथ्वी पर गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं बहती हैं। ठीक है। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन जो होता है, लाइक जैसे को इस तरह से भंवर जैसी कंडीशन बनती है ना, ऐसे ऐसे घूमती रहती है भंवर। ठीक है, ऐसे। तो इसे बोल रहे हैं गियर। ओके। इसे गियर बोल रहे हैं। अब देखो, ये है ग्लेशियर, और ये अंटार्कटिका में कहाँ पर है, थावेट्स ग्लेशियर। ये वेस्ट अंटार्कटिका में पार्ट है। ठीक है। आपको लोकेशन में पूछ ले कि ये नॉर्थ का पार्ट है या ईस्ट का पार्ट है, तो ये वेस्ट का पार्ट है। ओके। अब देखो, अब यहाँ पर जो जलधारा चल रही है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि भाई यहाँ पर तो ठंडी जलधारा है, इसकी वजह से कैसे ये मेल्ट कर सकता है भाई। मतलब ठंडी जलधारा है, ये भी ठंडा है, तो हमने तो सुना था कि भाई अगर गर्म जलधारा रहेगी, वार्म करंट रहेंगे, उसकी वजह से ये पिघलेगा ग्लेशियर। बट यहाँ पर ठंडी धारा है, आप उसी से पिघला रहे हो। तो देखो, ठंडी जलधारा है, मैं मान रहा हूँ, बट अगर मैं कंपैरिजन करके देखूं भाई, ये जो ठंडी जलधारा है वो भी तो कहीं ना कहीं से बनी होगी। ठीक है। और ये जो ठंडी जलधारा यहाँ चल रही है ना, एज कंपेरिजन टू इस ग्लेशियर के, थावेट्स ग्लेशियर या फिर अंटार्कटिक ग्लेशियर है, इसके कंपैरिजन में तो गर्म होगी। मान के चलो, अगर ये जलधारा है, इसका टेम्परेचर मैं -19 मान लूँ, और अगर ये अंटार्कटिका ग्लेशियर है और इसका टेम्परेचर मैं -5 डिग्री मान लूँ, तो एज कंपेयर टू इसके, तो ये जलधारा तो गर्म हुई। ओके। कंपैरिजन करते हैं, उसके कंपैरिजन में तो गर्म होगी ना ये। देखो, अगर एक गर्म जलधारा है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, और एक ठंडी जलधारा है जिसका टेम्परेचर 5 डिग्री है, तो ये इस गर्म जलधारा के कंपैरिजन में ये ठंडी हुई। बट अगर ये ठंडी जलधारा का टेम्परेचर 5 डिग्री है, और यहाँ पर जो इसके रास्ते में जो ये ग्लेशियर आ रहा है, इस ग्लेशियर का टेम्परेचर मैं मान लूँ -3 डिग्री, तो ये ठंडी जलधारा बेशक है, मगर एज कम्पेयर टू इस ग्लेशियर के, ये धारा जो है गर्म रहेगी ना, टेम्परेचर उसका ज्यादा है ग्लेशियर से। ओके। और यहाँ पर देखिए क्या बोलती है, एक चीज आती है बेसल मेल्टिंग। मतलब मतलब ये है कि प्राइमरी रिजल्ट है, एक तो जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं ना, उनके पीछे एक तो रीजन हो सकता है जियोथर्मल हीटिंग का, मतलब हीटिंग वगैरह आ रही है, नीचे से निकल रही है। ठीक है, गर्म जलधारा से ठंडी जलधारा, ये चीजें हो गई। ओके। एक कंडीशन हो गया प्रेशर ऑफ आइस मेल्ट्स, लाइक ये आइस है, ये ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर है, आइस वगैरह चल रही, मूव कर रही है, ये घर्षण हो गया, इसमें फ्रिक्शन हो गया, उसकी वजह से ये पिघल सकती है। और दूसरा है गियर। तो ये तीन कंडीशंस बता दी। एक तो है जियोथर्मल हीटिंग, दूसरा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल हीटिंग, उसकी वजह से जैसे मतलब ये दोनों टकरा रही हैं आपस में, उसकी वजह से तो हीट जनरेट होगी, घर्षण बल लगेगा। ओके। तो दो कंडीशंस, और तीसरी है गियर। ये जो कॉम्बिनेशन होगा वार्म और कोल्ड करंट का। ठीक है। अब देखो क्या बोलता है कि ग्लेशियर मेल्ट वाटर मिक्स विद साल्ट वाटर। और सपोज करो ये गर्म है, तो भाई गर्म है तो ऊपर का पानी गर्म है, तो साल्ट वगैरह भी तो होंगे, साल्ट वगैरह कहाँ जाएंगे, नीचे, क्योंकि इवेपोरेट जो होगा वो तो गर्म वाटर होगा ना, साल्ट सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। ओके। और जो ये ग्लेशियर का पानी है, अगर ये पिघला, मान के चलो उसके कंपैरिजन में यहाँ कोल्ड करंट जो आई वो गर्म है ग्लेशियर के कंपैरिजन में, तो वो पिघलाएगी। अब जो पिघलाएगी, तो भाई वो जो ग्लेशियर पिघल के पानी आया, वो कौन सा वाटर है,
वो तो फ्रेश वाटर होगा, साल्ट वाटर थोड़ी होगा वो फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर है तो भाई वो जो गर्म ओशियन, गर्म करंट है एज कम्पेयर टू इसके, तो ये क्या करेगी, एक लेयर बनाएगी, बियॉन्ड लेयर ऑफ वाटर दैट इज वार्मर देन द सराउंडिंग वाटर। अब जो उसके आसपास का जो वाटर है, अब मान चलो ये जो धारा है ये चल रही, और यहाँ के आसपास का जो वाटर है ये ठंडा है। और हो सकता है, जरूर नहीं है कि यहाँ इस तरह से ग्लेशियर ये बन गया, मान चलो मैंने ये ग्लेशियर बना दिया, ठीक है, और यहाँ ये ठंडी जलधारा आ गई जो इसके कंपेरिजन में गर्म है। और सिर्फ एक ही थोड़ी है, और भी तो आ सकती हैं जो इसके कंपेरिजन में गर्म है। तो क्या करेगी, दिस लाइटर रिलेटिव प्रेशर एंड वार्मर वाटर ब्रिंग्स हीट दैट मेल्ट्स ऑफ द बेस ऑफ द थाइट्स ग्लेशियर। अब वो तो सेटल डाउन हो जाएगी भाई नीचे, जो ठंडा पानी है, ऊपर कैसा रहेगा, गर्म। अब वो क्या करेगा, वो मेल्ट करेगा, इसे पिघलाएगा। ओके, तो आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे। तो मेन चीज आपको ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, बस यही है कि थाइट्स ग्लेशियर कहाँ है, ऐसा लोकेशन पूछ सकते हैं तो अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में भी कहाँ है, वेस्ट अंटार्कटिका में है, ठीक है। और रीजन सिर्फ ये दो रीजन नहीं देने हैं कि कोई भी चीज़ अगर पिघल रही है या ग्लेशियर्स वगैरह हमारी बर्फ पिघल रही है तो उसके पीछे सिर्फ ये दो ही रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग करवा दूंगा, या फिर ग्लोबल वार्मिंग करवा दूंगा, या फिर हॉट करंट ले आऊंगा, सूट पार्टिकल्स इकट्ठे करवा दूंगा। तो इस सब चीज़ों से एक चीज़ और आगे सोचनी है, गियर, ठीक है, लाइक कंबाइन हॉट एंड कोल्ड करंट का, ठीक है, उससे भी ग्लेशियर्स पिघलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ये है लेंट क्लाउड्स या लेंस क्लाउड। अभी लेटेस्ट में क्या हुआ है कि अ, तुर्की में कुछ लोग कहने लगे जो एक क्लाउड बना है ना इस तरह से, लोग बोल रहे हैं कि ये यूएफओ है, एलियंस वगैरह का जहाज है वो आ गया है। तो क्या है, यूएफओ है? नहीं, ये क्या है, लेंस क्लाउड है या लेंट क्लाउड है। बनता कैसे है ये? तुर्की में देखा गया है, सीन किया गया तुर्की में। तो these clouds formed by strong wind fluctuations over hills, mountains and indicates a turbulence shifting towards in the sky। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब ये मैंने इस तरह से एक माउंटेन बना दिया। अब देखो विंड ऐसे भी चल रही है, विंड ऐसे भी चल रही है। अब कुछ विंड ऐसे भी हैं जो ऐसे निकल जाएगी। एक विंड है जो ऊपर उठी ऐसे और फिर नीचे आके ऐसे इस तरह से चलती गई। फिर एक विंड है ऐसे, फिर ऊपर गई इस तरह से, नीचे इस तरह से। फिर विंड है इस तरह से ऊपर उठी, फिर नीचे चल रही है। अब मान चलो ये जो सबसे ऊपर वाला सिस्टम है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से अगर यहाँ क्लाउड बन रहे हैं तो ये इंटेंस ऊपर उठेगा, यहाँ इकट्ठा होगा, उठ भी रहा है ऊपर और ये आगे बढ़ रहा है। तो जो ऊपर उठ रहा है ना, इंटेंस सप्लाई जो हो रही है, वो इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो रेगुलर सप्लाई चली रही है, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह का शेप ले लेता है। कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी आगे वाली कंडीशंस में हो सकता है, क्योंकि ये हिल्स है, ठीक है, यहाँ से टकराया ऊपर उठा, टकराया ऊपर उठा आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये यूएफओ नहीं है, इन्हें हम लेंटिक क्लाउड बोलते हैं। ओके, और पूछने लगे कि ये भाई इतनी ऊंचाई पर बन रहे हैं तो क्या ये स्ट्रेटोस्फियर में बन रहे हैं? तो नहीं, ये ट्रोपोस्फियर का पार्ट है, हमारा सौरमंडल में ही बन रहे हैं। टाइपली पैरेलल अलाइनमेंट है विद द विंड डायरेक्शन के, विंड डायरेक्शन अगर ऐसे चल रही है तो ये ऊपर ऐसे ही बनेगा यहाँ, ठीक है। इस तरीके से इंटेंस सप्लाई होती रहेगी, ठीक है। और अगर मान चलो ये अगर मैं ऐसे बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ, अब देखो ये जो शेप है ये वूल शेप है, लाइक कपासी, जैसे कपासी मेघ जिन्हें बोलते हैं। तो ये तीनों तरह के बनेंगे, सर्रोक्यूमुलस सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे बनने वाले, स्ट्रेटोक्यूमुलस मिडल में, और एक अल्टोक्यूमुलस जो लोअर में बनने वाले क्लाउड। सब तरह के बनेंगे, बट बनेंगे वो क्यूमुलस क्लाउड, मतलब कपासी। ओके, कपासी बादल बनेंगे, कपासी। ओके, तो ये कुछ जियोग्राफी को लेकर ये करंट अफेयर्स में कुछ
चीज़ें थी। तो यहाँ पर ये सारा कुछ ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।